हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको करंट अफेयर्स जो घटनासार का पोस्टमार्टम चल रहा है, पहला लेक्चर आपको मिल चुका है जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम उसका पोस्टमार्टम हो चुका है। दूसरा लेक्चर है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी जो है उसका पोस्टमार्टम हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें पिछली वाली जो घटनासार आई थी वहाँ से भी दो तीन चीज़ें रखी गई हैं और यह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो महोदय सुनने की क्षमता रखिए क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग। राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर बिहार पीसीएस या फिर यूपीएससी भी दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ से मिलती हैं। रिपोर्ट वगैरह अलग से कहीं नहीं आती हैं यूपीएससी में, यही सब रिपोर्ट आती हैं। रिपोर्ट में पूछ लेता है अक्सर यूपीएससी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इसको जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जारी की जाती है। यूएनएसडीएन या फिर एसडीएसएन, यूएनएसडीएसएन। वैसे यह रिपोर्ट 2018 में शायद समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था इसके बारे में। बेहतर तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएनएसडीएसएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। 146 देशों में भारत को 136वां स्थान मिला है। फिनलैंड लगातार 5वें साल शीर्ष पर बना हुआ है। मतलब भारत के लोग इतना खुश नहीं हैं क्या? 136वां स्थान भारत को मिला 146 देशों में, बताइए 136वां स्थान 146 देशों में। अब फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है। अच्छा, तो क्या क्राइटेरिया है कि कैसे ये लोग हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करते हैं? हमसे तो कभी नहीं पूछे कि भैया आप खुश हैं कि नहीं हैं, कोई पूछा नहीं और ये लोग रिपोर्ट हमेशा जारी कर देते हैं, ना आपसे कोई पूछा होगा। अब देखिए इसका कुछ क्राइटेरिया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में लोगों की खुशी के साथ आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है। रिपोर्ट में कई फैक्टर के आधार पर, मुख्य रूप से व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रीय खुशी की रैंकिंग शामिल है। व्यक्तियों द्वारा प्रतिक्रियाओं के आधार पर राष्ट्रीय खुशी की रैंकिंग शामिल है। वैसे भारत के लोग ऐसे हैं, अगर पूछो भैया और बहुत खुश हैं एकदम, क्या बात है ये वो, तो लोग कहें कहाँ खुश हैं, सब समस्या आई है, एकदम परेशान चल रहे हैं, तो प्रतिक्रिया ऐसे ही देते हैं। हो सकता है इसी बेस पर न निकाल दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सामान्यतः जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है, ठीक है। इस बेस पे रैंक दी जाती है। तो भारत को 146 देशों में 146 देशों में स्थान दिया गया 136वां, ओके। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड टॉप 3 देश हैं जो बहुत खुशहाल हैं। यहाँ पे कभी जाइएगा, देखिए कितने खुश हैं लोग, ठीक है। कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। उसके अलावा रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान को दुनिया का सर्वाधिक अप्रसन्न देश घोषित किया गया है, ठीक है। सबसे अप्रसन्न देश अफ़गानिस्तान है, हमारे पड़ोसी ही हैं। रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 121वें स्थान पर है, बांग्लादेश 94, श्रीलंका 127वें, नेपाल 84वें। हमारे पड़ोसी भी हमसे ज़्यादा खुश हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि हमारे पड़ोसी ज़्यादा खुश हैं और हम लोग दुखी हैं, 136 में हैं। मतलब यूएनएसडीएसएन की रिपोर्ट जो आई है इसके अनुसार 146 देशों में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, ओके। टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड है और उसके बाद डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, ओके। 2022 की सूची में जहां भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ, वहीं 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला था। 2021 में 139 नंबर पे थे, 139 पे थे, कुछ सुधार हुआ है, 136 पर हम लोग आ गए हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अगली रिपोर्ट है सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है हथियारों के आयात और निर्यात पर, हथियारों के आयात और निर्यात पर। तो आप लोग कमेंट करिएगा स्टॉकहोम किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब 2017 से 21 के बीच सबसे बड़े आयातक हैं हथियारों के, ठीक है। यहाँ पर 4 देश हैं जो टॉप पे हैं, इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा सा ट्रिक बनाइएगा कि इस्मा या इसमें कहिए, इस्मा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयातक कौन है? इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया।
मिस्र यानी इजिप्ट वही, ठीक है, इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब सबसे बड़े ये लोग आयातक हैं। भारत नंबर 1 पर चल रहा है। रिपोर्ट में भारत को सूची में सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश के रूप में रखा गया है। भारत नंबर 1 पर है। तो सबसे ज़्यादा भारत कहाँ से आयात करता है? ठीक है, यहाँ लिखा है कि कुल हथियार आयात इस अवधि के दौरान 85%, भारत का कुल हथियार आयात इस अवधि के दौरान 85% जो था रूस से, ठीक है, फ्रांस 85% 3 देशों से, रूस, फ्रांस और यूएसए, RFU। अब इसमें हमने क्या बताया था अभी, इसमें इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार आयात करते हैं। अब भारत जो है, भारत सबसे ज़्यादा रसिया से, फ्रांस से और यूएसए से। तो इसमें रफू करते हैं ना, इसमें रफू रसिया, फ्रांस और यूएसए से भारत आयात करता है, ठीक है, सर्वाधिक, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे एक और चीज़ है कि जब भारत इन देशों से आयात करता है तो कौन से ऐसे देश हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, रफू किए तो उर्फ कर दीजिए, रफू यूएसए, रसिया और फ्रांस, ठीक है। 3 चीज़ें यहाँ पर देखने को हैं। और एक चीज़ और है कि भारत दुनिया का 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जिसकी विश्व निर्यात में हिस्सेदारी इस अवधि में 0.02 मतलब 0.2% ही है, बहुत कम है। 23वां है सबसे बड़ा निर्यातक। तो हमने क्या देखा, सिप्री की रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, हथियारों के निर्यात और आयात पर रिपोर्ट आई है, जिसमें हमें पता चला कि इंडिया, सऊदी अरब, मिस्र और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा आयात करवा रहे हैं। और हम भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने सबसे ज़्यादा रफू, हमने कहा कि रफू रसिया, फ्रांस और यूएसए से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। और कौन से विश्व के ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करते हैं? तो हमने कहा कि उर्फ कर दो यूएसए, फ्रांस, यूएसए, रसिया और फ्रांस है, ये 3 देश हैं। और भारत जो है 23वें स्थान पर है हथियारों के निर्यात करने में। 100% विश्व में निर्यात होता है तो भारत सिर्फ 0.2% ही निर्यात कर पाता है पूरे विश्व में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। कैटलिन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। तो हंगरी की राजधानी क्या है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। दूसरी चीज़, हंगरी देश में एक घास का मैदान पाया जाता है। वो कौन सा घास का मैदान है उसको सर्च करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। और कमेंट जरूर किया करिए। कुछ ही लोगों के कमेंट आते हैं, कल से उन लोगों का इनाम भी लिए जाएंगे किन लोगों के कमेंट आते हैं। तो कुछ ही लोगों के कमेंट आते हैं, तो आप लोग कमेंट किया करिए। कमेंट से थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलेगा कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं। ओके, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। स्विस और इसकी मूल कंपनी लुफ्थांसा समूह ने अपने सौर ईंधन का उपयोग करने के लिए सिंथेटिक ईंधन समूह सिनहेलियन के साथ भागीदारी की है। याद रखिएगा, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, अब क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है। क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं? क्वाड में भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये 4 देश इसमें हैं। वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है, लेकिन अगली साल के लिए एक प्रस्ताव भी रखा गया है कि नेताओं ने आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन के महत्वाकांक्षी एजेंडा की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। आपसी संपर्क और जापान में आगामी शिखर सम्मेलन, तो यानी अगला जापान में होने वाला है। हो सकता है कि वर्चुअल ना हो, फिजिकल हो, वहाँ पर जाकर शायद करें। अब क्वाड आ गया था, तो पिछली घटनासार में हमें पता था कि आकस भी एक ग्रुप बना था। क्वाड हमने देखा, क्वाड में क्या क्या कौन कौन से देश हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ज़्यादातर लोगों को याद होगा, जिनको नहीं याद हो वो लोग भी याद कर लीजिए। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। वैसे ही एक ऑकस बना है, ऑकस ग्रुप। ऑकस AUKUS, ऑकस नाम से ही लग रहा है AUKUS। ए फॉर क्या है? यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, ठीक है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूएस फॉर यूएसए। तो ऑकस ग्रुप बना है, ठीक है। किस लिए बना है? ऑस्ट्रेलिया ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए,
एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी आकस की नई साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, 3 देशों का है। आकस की पहली बड़ी पहल के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाएगा, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है, इसका पहला उद्देश्य, पहली पहल है। आकस का फ्रांस ने विरोध भी किया। उसका रीज़न है कि इसके चलते फ्रांस का ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर का पनडुब्बी करार टूटा है, क्योंकि उसे अब एटमी ऊर्जा पनडुब्बी तकनीक अमेरिका से मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया से टूटा है, अब यूके यूएस हो गया। यूएसए वहीं पर ग्रुप बनाता है जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है ना। ठीक है, चलिए। मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। मिस्र जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया। ठीक है, ब्रिक्स देश ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ब्रिक्स। तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात हो रही है ब्रिक्स के, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपको कमेंट करना है। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो ब्रिक्स में कितने एनडीबी ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें कितने सदस्य हो चुके हैं वर्तमान समय में? 5 तो ऑलरेडी हैं, 5 शुरू के 5 हैं। ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। 4 नए देश हैं, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र यानी इजिप्ट और उरुग्वे। तो ये 4 देश हो गए हैं। तो टोटल मिला के 9 देश हो गए हैं ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इस पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है आईपीआर से रिलेटेड जो है कि एक टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में है। इस बार शायद क्वेश्चन इस बार नहीं आया था, आने वाले समय में आएगा। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया। 2022 देशों में 55 देशों में भारत को 43वें 43rd स्थान पर रखा गया है। 2021 में भारत 40वें स्थान पर था। 2022 में भारत 43rd पर है और 2021 में 40वें स्थान पर था। तो हमारी रैंक थोड़ा सा ख़राब हुई है। बाकी यूएसए और ब्रिटेन टॉप 2 के देश हैं। यूएसए और ब्रिटेन टॉप 2 के देश हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यूएस, ईयू, यूके ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का निर्णय लिया। चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का निर्णय लिया। आखिर स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट जो है, मान के लीजिए अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल चल रहा है और इस पे अगर डॉलर में पैसा आता है तो हमको कोई भी अपना बैंक हम लगाना चाहेंगे, पीएनबी, एसबीआई, तो उसका एक स्विफ्ट बीआईसी कोड होता है। ठीक है, स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड जब हम लोग लगा देते हैं तब हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र विदेश से होता है, क्योंकि डॉलर में यूट्यूब पे पैसे आते हैं तो वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होगा। तो स्विफ्ट बीआईसी कोड की आवश्यकता होगी, है ना। ये आवश्यकता होगी। भारत के जितने भी यूट्यूबर हैं उन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो स्विफ्ट और लोगों को भी पड़ती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग पैसा मंगा रहे हैं। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है और यह एक स्वतंत्र उद्यम है जो बेल्जियम में स्थित है। स्विफ्ट भारत सहित 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए लगभग 11,000 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच एक आंतरिक संचार तंत्र के रूप में कार्य करता है। लेकिन क्या किया गया है, अभी न्यूज़ में क्यों आया है? यूएसए ने और ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों के हटाने का निर्णय ले लिया है। चुनिंदा रूसी बैंक जो हैं उनको हटाने का निर्णय ले लिया है। क्यों निर्णय लिया? क्योंकि रसिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पे। ठीक है, तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाते हुए उसके कुछ बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया है। साथ ही उसकी 63,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है ना, फ्रीज कर दिए हैं। स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका नाम है। इसके पहले ईरान को 2014 में
तेहरान में परमाणु कार्यक्रम के विकास के बाद शिफ्ट से हटा दिया गया था, ईरान को हटा दिया गया था, अभी रसिया के साथ चल रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? जर्मनी की संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 180 देशों की भ्रष्टाचार, 180 देश हैं इसमें, 180 देशों की रैंक जारी की जाती है। CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। भारत की स्थिति क्या है वर्ष 2021? नहीं, यहाँ देखते हैं, भारत का स्थान 86वें स्थान से सुधर कर एक स्थान, मतलब एक स्थान सुधर गया है। पिछले वर्ष जो है कि भारत किसने स्थान पर था? 2020 में भारत की रैंक थी 86। वर्तमान में भारत की रैंक 2021 की जो रैंकिंग आई उसमें 85 हो गई है। अब कह दिया गया कि एक स्थान आप लोग सुधर गए हैं, तो अब 86 नहीं, 2021 की रैंक के अनुसार भारत 50वें नंबर पर है। ठीक है, और वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में फिनलैंड, न्यूजीलैंड व डेनमार्क शीर्ष स्थान पर हैं। फिनलैंड, न्यूजीलैंड व डेनमार्क, FND, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, FND, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान 180वें स्थान पर है। साउथ सूडान 180वें स्थान पर है। 180वें स्थान पर कौन है? साउथ सूडान है। ओके, साउथ सूडान की राजधानी क्या है? इसे भी आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल CPI की करप्शन पर, जो करप्शन परसेप्शन इंटरनेशनल इंडेक्स है, CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की रिपोर्ट में भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 86 थी, एक स्थान का सुधार हुआ है। फिनलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क टॉप तीनों देश नंबर 1 पर हैं और 180वें स्थान पर है साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी क्या है ये आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, अब इससे ज़्यादा क्या जानना है इसमें? हाँ, भारत के पड़ोसी देश थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति में है। भूटान देखिए, चीन देखिए, भारत 85 पे, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब देश भारत से बेहतर स्थिति में नहीं है। ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में भारत तीसरे नंबर पे आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका सही है, चाइना 66 पे है, भारत 50वें नंबर पर है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। तुर्की का नाम अब तुर्की हुआ। जनवरी 2022 की शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने विज्ञप्ति जारी करके देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम को तुर्की से तुर्कीये में बदलने की घोषणा की। विज्ञप्ति के अनुसार तुर्की शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता और व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम बदल दिए हैं, याद रखिए तुर्की है। वैसे याद क्या करना, तुर्की से तुर्कीये कर दिए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भी भारत को थोड़ा सा बेहतर 90वें स्थान पर पिछले वर्ष भारत था। इस बार 2021 में भारत 90वें स्थान पर था, 90 स्थान पर था। इस बार 7 स्थान का सुधार हुआ है, 83 पर भारत आ गया है। 7 स्थान का सुधार हुआ है, 83 पर भारत आ गया है। सूचकांक में जापान और सिंगापुर टॉप पर हैं, जर्मनी और दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर हैं। जापान और सिंगापुर लगातार कई वर्षों से ऐसे ही बने पड़े हैं। भारत 90 स्थान पर था, 2021 में 90 पर था, अब 83 पर हो गया है, 83वें स्थान पर हो गया है, याद रखिएगा। ओके, अफ़गानिस्तान और इराक सबसे ख़राब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में शामिल हैं, अफ़गानिस्तान और इराक। ओके, इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा बन गई। नूसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी अब बनने जा रही है। इंडोनेशिया द्वारा नई राजधानी बनाने को मंजूरी देने के साथ ही नई राजधानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान के जंगलों में बनाई जाएगी। जंगलों मतलब साफ करेंगे, जंगल काटेंगे फिर बनाएंगे, जंगल के ऊपर नहीं बनाएंगे, पेड़ों के ऊपर। इंडोनेशिया डूबते और प्रदूषित हो चुके जकार्ता से राजधानी को दूर ले जाना चाहता है। वाह, क्या इंसानों ने कैसा कर दिया कि पूरे तरीके से प्रदूषित हो गया, पूरा आइलैंड ही प्रदूषित हो गया और खुद भाग रहे हैं। कब तक भागोगे? ठीक है, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित न करिए। ट्राई टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस दैन व्हेन यू अराइव्ड। ओके,
इसके लिए संसद सभा ने, छोड़िए वो सब हो गया, अब याद रखिएगा कि बोर्नियो द्वीप पर बना रहे हैं, कालीमंतान के जंगलों पर बनाएंगे वहाँ पर, और नूसंतारा इसकी नई राजधानी होगी। लोकतंत्र सूचकांक, इस बार एक और लोकतंत्र सूचकांक और जारी हुआ है, उसको क्विज के माध्यम से आपको बता दिया जाए, क्विज उसके दिए जाएंगे। वैसे अभी एक देखिए, दूसरा वाला बाद में, जो हमेशा पूछा जाता है इसको देखिए। लोकतंत्र सूचकांक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, ये ब्रिटेन की संस्था है, EIU के द्वारा जारी किया जाता है लोकतंत्र सूचकांक। डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 46 स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भारत की स्थिति क्या थी, 167 देशों में 53वें स्थान पर था, है ना। 50 EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स में पिछले वर्ष भारत को किस स्थान पर रखा गया था, 53 पर। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो भारत को 46 स्थान पर रखा गया है। भारत की स्थिति बेहतर हुई है, 7 स्थान का सुधार हुआ है। ये 2021 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट किस वर्ष की है ये भी याद रखा करिए। 2021 की रिपोर्ट में भारत 46वें स्थान पर हो चुका है। पिछले वर्ष 2020 में भारत की रैंक थी क्या, 53। ओके, चलिए। लोकतंत्र सूचकांक की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। उसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर फिनलैंड है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड टॉप 3 के देश हैं। और अफ़गानिस्तान में 167वें स्थान पर अफ़गानिस्तान है। सबसे ख़राब लोकतंत्र वहाँ पर, लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो सबसे ख़राब स्थिति है। भारत 46 स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश जो है कि भारत से बुरी स्थिति में है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ओके। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये क्वेश्चन शायद UPPCS प्री में पूछा गया था कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, या फिर समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। तो वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित किया जाता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, पहली चीज़ तो ये हो गई। भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था, 10वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था। इसके 4 क्राइटेरिया हैं, मानदंड हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के अंतर्गत 14 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। 4 मानदंड 14 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। भारत 10वें स्थान पर पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी 10वें स्थान पर है। कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ओके। डेनमार्क जो है, शुरू के 3 देश, कोई देश नहीं है जो शुरू में टॉप 3 में रखे जाएँ। इस प्रकार की किसी देश में स्थिति नहीं है कि टॉप 3 में रखे जाएँ, इसलिए डेनमार्क जो नंबर 1 पर है लेकिन नंबर 4 पर है। ओके, ठीक है। हाँ, 30 देशों में भारत का स्थान, सूचकांक भारत का प्रदर्शन, यहाँ पर अलग चीज़ें दी है। कोई और रिपोर्ट है क्या ये? हाँ, ये कोई और रिपोर्ट है। COP26 जलवायु सम्मेलन 2021, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समय भी लेंगे, बेहतर तरीके से देखेंगे। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26वें जलवायु सम्मेलन 2021। अभी उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था, तो ग्लासगो लोगों ने मारकर आया। COP26 है ये, COP26 है। आपके लिए क्वेश्चन है COP25 कहाँ हुआ था, बाकी हम बताएंगे। COP25 कहाँ हुआ था ये भी आप याद रखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बना दिया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड 25, 26, 27, 28। ओके। ग्लासगो में हुआ है। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने की थी। ओके। ग्लासगो, कहाँ पे ग्लासगो है, स्कॉटिश इवेंट कैंपस में किया गया। ठीक है, ग्लासगो। और 2023 में, ये 2021 की है, 2022 में जो होने वाला है मिस्र में 27वां COP27 मिस्र में होने वाला, मिस्र यानी इजिप्ट में। ओके। COP28 UAE में होने वाला है, COP28 UAE में होगा, COP27 मिस्र में होगा, COP26 ग्लासगो में हुआ है। इसके पहले COP25 कहाँ हुआ है ये आप लोग कमेंट करिएगा। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ है तो इसके कुछ बिंदु भी होंगे। कोयले के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के प्रावधानों पर विवाद, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और गरीब देशों को धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकारों के साथ 2 हफ्ते के कड़े विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अहम ग्लासगो समझौता 13 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। पृथ्वी को बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाली संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने के मुद्दे पर आपत्ति जताई और
इसके बाद समझौते में शामिल रोकने के शब्द को घटाने में परिवर्तित किया गया। रोकने की बात चल रही थी तो उसको घटाने, कोयले के उपयोग को रोकने की बात चल रही थी तो भारत ने उसको घटाने में परिवर्तित किया, क्योंकि हम लोग अभी इस लायक नहीं हैं, इस स्थिति पर नहीं हमारा देश विकसित हो चुका है कि हम लोग कोयले को छोड़ दें और नवीकरणीय ऊर्जा पर शुरू हो जाएं, है ना। चीन व ईरान ने इस पर भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ व अमेरिका सहित कई देश और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा। स्कॉटलैंड में 13 नवंबर को हुए समझौते पर सभी की सहमति के बाद सम्मेलन एक दिन अतिरिक्त चला। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी देश पहली बार जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने पर सहमत हुए। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने पर पहली बार सहमत हुए। समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर भी सहमत हो गए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। ओके, और बाकी हमने बता दिया कि COP26 ग्लासगो में हुई है, COP27 मिस्र में होगी 2022 में, COP28 यूएई में होगी 2023 में, और COP25 कहाँ हुई है ये आप कमेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर भारत ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर गए थे तो उन्होंने पंचामृत रणनीति पेश की, और ये पंचामृत रणनीति जो है, जो महत्वपूर्ण है, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखने के लिए पंचामृत रणनीति भारत ने पेश की वहाँ पर, जो महत्वपूर्ण है आपके यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी, सभी एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या पंचामृत है, मतलब 5 चीज़ें हैं। भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त कर लेगा वर्ष 2070 तक। वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएगी। भारत अब से लेकर 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा, है ना। अब आगे क्या चीज़ें हैं, भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन क्षमता को 45% से कम करेगा। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। तो 2030 तक क्या करेंगे, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता 45% कम करेगा। 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएगी। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन प्राप्त कर लेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 16वां शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन, अभी हमने COP26 के बारे में देखा और G20। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जो सम्मेलन होंगे एग्ज़ाम के बाद ही होंगे, इसलिए ये नया ही रहेगा। तो 16वां शिखर सम्मेलन रोम इटली की राजधानी रोम में हुआ, ठीक है। इसका मोटो क्या था, मोटो पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका मोटो था, ठीक है। महामारी से लड़ने के लिए हमने एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का विजन विश्व के सामने रखा, ठीक है। भारत ने वन वर्ल्ड वन अर्थ वन हेल्थ का विजन सबके सामने रखा। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 150 से अधिक देशों को इस संकट की घड़ी में दवा की आपूर्ति की, ठीक है। सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम दस्तावेज ने G20 सदस्य राष्ट्र के नेताओं ने निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। किसके लिए, कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अब से 2025 तक हर साल $100 बिलियन प्रदान करेगा। 2021 के अंत तक सभी नए कोयला संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण समाप्त करने के लिए सहमति, लेकिन संयंत्र बंद करने की समय सीमा तय नहीं। ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने के लिए कार्रवाई करें। ये सब
G20 देश 2030 तक जैव विविधता ह्रास को रोकने और क्षतिपूर्ति की कार्रवाई को मजबूत करने को प्रतिबद्ध। कोविड-19 के टीकों के लिए आपातकालीन उपयोग पर WHO को मजबूत करने की बात की गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है G20 की इस बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लाभ पर न्यूनतम 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इस कर के प्रयोग में आने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए कम कर वाले देशों से बच निकलने के रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अब 15% का टैक्स लगाने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी है। ओके, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। G20 का 16वां शिखर सम्मेलन रोम, इटली में हुआ। 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में वही इंडोनेशिया जिसकी राजधानी बदल दी गई है। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में है, भारत में होगा। 2023 में भारत में होगा और 2024 में ब्राज़ील में होगा। याद रखिएगा, 16वां रोम, इटली, 17वां इंडोनेशिया में, 18वां 2023 में भारत में, 19वां ब्राज़ील में। याद रखिएगा, हो सके तो कोई ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम आसियान से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं बताएंगे, सिर्फ ये बताएंगे थोड़ा सा कुछ। आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन 2021, आसियान का 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन ब्रुनेई के दारुसलाम में हुआ और इसकी थीम थी वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि आसियान में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश हैं, उसको आप लोग कमेंट करिए। और कमेंट कुछ ही लोगों के आ रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करें, कमेंट सभी लोग किया करिए, ज़रूर किया करिए। भले ही किसी ने आंसर दे दिया हो, फिर भी आप लोग कमेंट करिए। ओके, ठीक है। चलिए, वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन अक्टूबर को जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया। कहाँ? जर्मनी में। जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस बान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने जर्मनी में, याद रखिएगा, विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन। ओके, 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा यह जारी किया गया। कब? 13 अक्टूबर को जारी किया गया। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, अक्टूबर में जारी हुआ है। 58वां रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जहां अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, वहीं भारत तीसरे स्थान बनाए हुए है। ठीक है, किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, जिसको जारी करता है कंसल्टेंसी फर्म अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं, भारत तीसरा स्थान बनाए हुए है। ओके, ठीक है। वैक्स को चुना गया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। वैक्स को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। वैक्स कहते हैं कोवैक्स, कोविड-19 वैक्सीन, ये सब चीज़ें। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए कोरोना टीकाकरण से जुड़े शब्द वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। वैक्स लैटिन शब्द वक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ गाय, काऊ है। ओके, ठीक है। वैक्स का उपयोग टीकों के लिए संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डालना। ठीक है, तो वैक्स है 2021 का। अब 2022 का क्या होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ओके, यहाँ पर एक और है, देखिए पिछले घटना सार से ये उठाया गया है, ये महत्वपूर्ण है इसलिए यहाँ रखा गया है। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक। संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक कहाँ हुई है? संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक हुई है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। ठीक है, इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश थे, अब इसमें 9 देश हो गए हैं, 9 देश हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संघाई सहयोग संगठन में निम्नलिखित में से कौन से देश नहीं हैं। ओके, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन कौन से देश हैं। मैप में खड़े होकर देखिए। मैप को तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि रोज़ सुबह उठिए, 10 मिनट देखिए मैप को। आज साउथ अमेरिका देखिए, कल नॉर्थ अमेरिका देखिए, परसों देखिए यूरोप में कुछ देश देखिए, फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह देखिए।
अफ्रीका में जाइए, 2-4 दिन दीजिए वहाँ पर, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। वहाँ की राजधानियाँ भी देख लीजिए सब अच्छे तरीके से, कुछ चीज़ें आपको पता हो, स्ट्रेट्स जल संधियाँ पता हो वहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए छोटा छोटा, तो बहुत सी चीज़ें आपकी तैयार हो सकती हैं। सिर्फ मैप लगाए हैं आप घर में तो उससे ही। ओके, तो संघाई सहयोग संगठन की 21वीं शिखर बैठक हुई है सितंबर 2021 में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। यह चौथा सम्मेलन था जिसमें भारत और पाकिस्तान ने एससीओ के पूर्व सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। ओके, 2021 में एससीओ अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। 2021 में 20वीं वर्षगांठ है। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया, और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ओके, 9वां देश इसमें ईरान हो गया है। तो मतलब संघाई सहयोग संगठन एससीओ में 9 देश हो चुके हैं, 8 देश पहले से थे, 9वां देश ईरान हो गया है। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और चीज़ है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, यह सितंबर में जारी किया गया था। आपके एग्ज़ाम से पहले तक इसकी रिपोर्ट नहीं आने वाली, इसलिए जो रिपोर्ट आई है वो महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रिपोर्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, और भारत को 46वीं रैंक प्रदान की गई है। भारत को 46वीं रैंक प्रदान की गई है। 2015 में भारत को 81वें से 2015 में 81, भारत 81वें स्थान पर था, 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। मतलब 2021 की रिपोर्ट में भारत 46 स्थान पर आ गया है। GII रैंकिंग में लगातार सुधार का कारण ज्ञान की समृद्ध पूंजी, जीवंत स्टार्टअप परिवेश और सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों के शानदार कार्यों का बड़ा योगदान रहा है। ओके, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका टॉप 3 के देश हैं। चीन, रूस भारत से बेहतर स्थिति में है ब्रिक्स में, उसके बाद भारत का स्थान है। ओके, 132वें स्थान पर अंगोला देश है। 132वें स्थान पर अंगोला देश है। तो अंगोला देश की राजधानी क्या है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, अंगोला देश की राजधानी क्या है, और इस देश को देख भी लीजिएगा कि मैप में है कहाँ। तो वीपो की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट जो आई है, इसके अनुसार 2021 की रिपोर्ट में भारत 46वें स्थान पर है, 46 स्थान पर भारत है, ठीक है। और नंबर 1 पर जो देश है वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे अमेरिका, और भारत ब्रिक्स देशों में चीन और रूस से बेहतर स्थिति में है। 2015 में भारत 81वें स्थान पर था, 2021 में 46वें स्थान पर आ गया है। ओके, तो ये रहा पूरा करंट अफेयर जो अंतर्राष्ट्रीय था। हमने प्रयास किया कि पिछला जो घटनासार आया था वहाँ से भी कुछ चीज़ें रखने का प्रयास किया। हमने जो रिपोर्ट, महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, उसको भी हमने यहाँ पर देखा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप लोग किया क्या करिए, घटनासार उठाया करिए, उसमें चीज़ें टिक कर लिया करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब, इसको टिक कर लीजिए। एग्ज़ाम में आता है तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ट्रिक करिए, इसके बाद उसको रिवाइज करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए। आपको पेज तक याद हो जाना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।